गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? लेट्स बिगिन द क्लास। तो चलो फिर से आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए which contains 0, 1, 2, 3, 4 and 5 given by r is equal to a comma b such that a minus b is divisible by 2, write equivalence class 0। भाई ये क्या है? आज के जो भी क्वेश्चंस होंगे थोड़े से अलग टाइप के होंगे, ठीक है ना। कुछ और क्वेश्चंस पढ़ेंगे और तो उसके बाद एक और टाइप ऑफ रिलेशन है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आर क्या है बच्चे? एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। R is defined on set A, इधर भी सेट A है, यहाँ पे सेट A है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, alright, and R contains that ordered pair A, B which satisfy this condition। कौन सा ordered pair A, B होगा? जो A minus B is divisible by 2 को satisfy करेगा। That means अगर first component minus second component अगर 2 से divide होता है तो फिर A, B will be an element of R, ठीक है। राइट इक्विवेलेंस क्लास 0, राइट इक्विवेलेंस क्लास 0। इक्विवेलेंस क्लास 0 का मतलब क्या होता है पहले यहाँ देखो बच्चे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। तो आंसर, तो इक्विवेलेंस क्लास 0 मीन्स which are the elements which is related to 0। क्या बोले यार? इक्विवेलेंस क्लास 0 का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंस क्लास 0 मीन्स विच आर दी एलिमेंट्स विच इज रिलेटेड टू 0। इसको क्या है, इसका मतलब क्या है? यहाँ देखो बच्चे, तो सेट कौन सा है बच्चे? सेट का नाम है ए, सेट का नाम है ए, ये भी होगा ए। इनके बीच में व्हाट इज द नेम ऑफ द रिलेशन? द नेम ऑफ द रिलेशन इज आर। तो बोलो यार, अगर यहाँ पर 0 है, ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव 0, तो इधर का कौन सा एलिमेंट 0 से रिलेटेड है बच्चे? तो ऑल दोस एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच इज रिलेटेड टू 0 विल बी कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास 0। इसका ये मतलब होता है। समझ में आएगी बात, ठीक है। सो लेट्स सपोज x, एलिमेंट x इज रिलेटेड टू 0। मान लो ये सेट A के अंदर जो x है, x कुछ भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेट x इज रिलेटेड टू 0, तो लेट x इज रिलेटेड टू 0, ठीक बच्चे। x 0 से रिलेटेड है, तो फिर कैसे लिखते हैं इसको? देयरफॉर अगर x 0 से रिलेटेड है तो इसका ऑर्डर पे बनेगा। तो therefore x, 0 will be an element of R। x, 0 क्या हो जाएगा? R का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो अगर a, b R का एलिमेंट है तो फिर क्या लिखते हैं बच्चे? a minus b is divisible by 2, है ना। तो अगर x, 0 अगर R का एलिमेंट है तो मैं क्या लिखूंगा बच्चे? x minus 0 is divisible by 2, yes or no? ये लिखना है ना। अगर इसका एलिमेंट है तो a की जगह x रखो, b की जगह 0 रख दो। तो दैट मीन्स दिस इंप्लाइज x minus 0 is divisible by 2, है ना बच्चे। तो अब करना क्या है? मुझे इसी डेफिनेशन को यूज करके x निकालना है। इस डेफिनेशन को यूज करके क्या करना है बच्चे? x निकालना है, ठीक है। तो x minus 0 क्या होगा? x होगा। तो x is divisible by 2। x कहाँ से आया था? यहाँ सेट A से आया था। सेट A के अंदर क्या क्या है बच्चे? सेट A के अंदर है आपका 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। चेक कर लो, यही था ना। 0, 1, 2, 3, 4, 5 देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, यहीं से x आ रहा है। x इनमें से कोई एक होगा, कुछ भी हो सकता है, एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है एलिमेंट, ठीक है बच्चे। तो हाँ, तो x is divisible by 2। तो ऐसा कौन सा x है यहाँ पर? ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है? तो 2 से डिवाइड होने वाला नंबर तो 2 होगा, 4 होगा। क्या सिर्फ 2 and 4 होगा और कुछ नहीं सकता? क्या 0 नहीं हो सकता? तो मैंने एक या दो क्लास से पहले बताया था कि 0 is divisible by every number
बट जीरो डज नॉट डिवाइड एनी नंबर। जीरो हर नंबर से डिवाइड होता है लेकिन जीरो किसी को डिवाइड नहीं कर सकता है। तो मैं पूछूं विच आर द एलिमेंट्स ओवर हियर विच इज डिविजिबल बाय 2, सो विच इज गोइंग टू बी 0, 2 एंड 4। तो दिस इंप्लाइज x क्या होगा बच्चे, x हो जाएगा आपका 0, 2 एंड 4, ऐसे लिखेंगे। तो देयरफॉर इक्विवेलेंस क्लास 0, इक्विवेलेंस क्लास 0 क्या होगा, ये वाला सेट which is 0, 2 and 4. That means 0 is related to 0, 2 is related to 0 and 4 is related to 0. ठीक है बच्चे, समझ में आ गई बात आपको। Moving on to the next question. Show that the number of equivalence relation on set 1, 2, 3, the set which contains 1, 2 and 3, containing 1, 2 and 2, 1 is 2. दिस इज़ अ वेरी लेंदी क्वेश्चन और इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। ये है क्या, ये समझते हैं। ठीक है, हमें ये दिखाना है कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस फॉर्म होगा सेट ऑफ दिस, ठीक है, किस सेट पे डिफाइंड है, इस सेट पे डिफाइंड है। इसको सेट ए बोल दो, बी बोल दो, कुछ बोल दो। ठीक है, सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है बच्चे, 1, 2, 3 है। और उस रिलेशन के अंदर क्या होगा, उस इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर क्या होना चाहिए, 1, 2 एंड 2, 1 होना चाहिए, वो 2 है। इसका मतलब ये है, लेट्स सपोज ये सेट ए है बच्चे, ठीक है ना, ये सेट ए है और यहाँ भी सेट ए है। सेट ए कंटेन्स 1, 2 एंड 3, यहाँ भी है 1, 2 एंड 3। तो बोले जा रहा है इन दोनों के बीच में जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म होंगे, क्या, जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म होंगे और उस इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर ये दो ऑर्डर पेयर होना चाहिए। तो बोला कि अगर कोई भी यहाँ बोला जा रहा है कि अगर इन दोनों के बीच में अगर नंबर जो इक्विवेलेंस रिलेशंस हैं, जितना भी इक्विवेलेंस रिलेशन बनाओगे जिसके अंदर अगर ये दो एलिमेंट्स हैं तो वैसा सिर्फ 2 ही बनेगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन दैट कैन बी फॉर्म बिटवीन ए टू ए विच कंटेन्स दिस टू ऑर्डर पेयर इज ओनली 2, 2 से ज़्यादा नहीं बनेगा। ये आपको दिखाना है, प्रूव करना है। कैसे करेंगे अब यहाँ देखो। ठीक है, दिस इज अ टफ क्वेश्चन। तो सबसे पहले लेट सपोज इसको सेट ए बोल दिया, लेट दिस बी सेट ए। ठीक है, तो अब मुझे ये दिखाना है कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस होंगे सिर्फ 2 बनने वाले हैं इस सेट के ऊपर। अच्छा, कोई भी जो रिलेशन होता है वो क्या होता है बच्चे, तो अगर लेट सपोज R इज ए रिलेशन तो हमें पता है कि R इज ऑलवेज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। रिलेशन जो भी होता है वो A क्रॉस A का सबसेट होगा, है ना। अगर R इज रिलेशन फ्रॉम A टू A तो R हमेशा A क्रॉस A, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड E का सबसेट होगा। ठीक बच्चे, तो यहाँ करेंगे क्या, सबसे पहले A क्रॉस A के अंदर जो जो ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल हैं वो सारे हम नोट करेंगे। ठीक है, सो व्हाट A क्रॉस A कंटेन्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड A में क्या क्या होगा, तो होगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3। पता है ना बच्चे। सो लेट नोट डाउन एवरीथिंग। 1, 1, 1, 2, 1, 3, फिर 2, 1, 2, 2 और लेट मी रब दिस, अब इसकी जरूरत नहीं है। 2, 1, 2, 2, 2, 3, सिमिलरली 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3। तो जो भी रिलेशन होगा वो A क्रॉस A का सबसेट होगा। A क्रॉस A का सबसेट का मतलब उस रिलेशन के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी ऑर्डर पेयर होगा वो यहीं से आएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, यही सब होगा, इसके अलावा कुछ नहीं एक्स्ट्रा। ठीक है बच्चे, तो अब हमें क्या करना है, इन ऑर्डर पेयर्स को यूज कर करके मुझे इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म करना है। क्या फॉर्म करना है बच्चे, इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म करना है। ठीक है, सो लेट सपोज लेट first equivalence relation be R1। मान लो पहला इक्विवेलेंस रिलेशन है जो A टू A पर डिफाइंड है, उसको नाम मैंने R1 बोल दिया। ठीक है बच्चे, तो अगर कोई भी रिलेशन अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इस R1 रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चे, रिफ्लेक्सिव बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, ये R1 क्या है, एक रिलेशन है। रिलेशन के अंदर ऑर्डर पर कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यूज रख के यहाँ से जो ऑर्डर पेयर्स बारी बारी से डाल के इसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर R1 इक्विवेलेंस रिलेशन है देन दैट हैज टू बी रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए उसमें कौन कौन सा मैंडेटरी ऑर्डर पेयर चाहिए होगा, तो मैंडेटरी ऑर्डर पेयर्स विल बी 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। पहले ये डालो, सो 1, 1, 2, 2, 3, 3। जैसे ये 3 डाल दिया ये रिफ्लेक्सिव बन गया। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन में ये दो ऑर्डर पेयर्स होने चाहिए, तो मैंडेटरी है कि इनको डालना है। चलो ये भी डाल देते हैं इसके अंदर, सो 1, 2 एंड 2, 1 ये डाल दिया, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं ये जो रिलेशन फॉर्म हुआ, देखो रिफ्लेक्सिव तो है, अब मैं पूछूं क्या ये सिमेट्रिक है क्या, अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो 1, 1 का उल्टा 1, 1, 2, 2 का उल्टा 2, 2, 3, 3 का उल्टा 3, 3, 1, 2 का उल्टा 2, 1। सिमेट्रिक कब होता है, अगर a, b है रिलेशन में तो उसका उल्टा b, a होना चाहिए। तो 1, 2 है, इसका उल्टा 2, 1 है, ठीक है, ये सिमेट्रिक हो गया। अब मैं पूछूं क्या ये ट्रांजिटिव है क्या ये ट्रांजिटिव है, तो मैंने बोला था ट्रांजिटिव के लिए या सिमेट्रिक के लिए जिसमें फर्स्ट कॉम्पोनेंट सेकंड कॉम्पोनेंट सेम है ना, उसको इग्नोर कर दो, वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, उसको इग्नोर कर दो, अदरवाइज टाइम वेस्टेज है। तो इन तीनों को भूल जाओ। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, इफ एनी रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन इफ a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r, देन a, c बिलोंग्स टू r। a, b है, b, c है, तो a, c होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए a, b है, तो दूसरा ऑर्डर पेयर खोजना है जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो, वो ये वाला है। तो a, b, c, तो फिर क्या होना चाहिए उसके अंदर में a, c, दैट मीन्स 1, 1। तो 1, 1 क्या प्रेजेंट है, 1, 1 प्रेजेंट है, ठीक है। सो दैट मीन्स दिस रिलेशन इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव बन गया, सिमेट्रिक बन गया एंड ट्रांजिटिव बन गया, हेंस दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है बच्चे। तो इसको थोड़ा सा लिखते हैं, लेट मी मूव दिस अपवर्ड्स। ओके, सिंस R1 is reflexive, symmetric and transitive, hence R1 is an equivalence relation। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक बात, ठीक है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन बोला गया कि हमें दिखाना है कि सिर्फ ऐसा 2 ही इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, एक तो हमने दिखा दिया, एक और दिखाना है। तो लेट सपोज द नेक्स्ट इक्विवेलेंस रिलेशन इज R2, लेट सेकंड इक्विवेलेंस रिलेशन बी R2, उसको R2 बोल दिया, ठीक है बच्चे। तो फिर से R2 एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उसको क्या होना पड़ेगा, उसको होना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये डाल दो, 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 डाल दिया। फिर बोला गया था कि उसके अंदर ये दोनों भी होना चाहिए, तो ये दोनों भी डालना पड़ेगा, 1, 2, 2, 1 ये डाल दिया, ठीक है। तो ये वाला तो R1 के ही इक्वल है, तो ये तो हम दोनों से, ये तो सेम हो गया ना, हम सेम थोड़ी लेंगे, तो इतना तो कम से कम होना ही चाहिए ये रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए। और ये दो ऑर्डर पेयर्स पहले से बोला गया उसमें डाल दो, ठीक है बच्चे। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर्स हमने यूटिलाइज कर लिया उसको क्रॉस लगा देते हैं, काट देते हैं, ठीक है, ताकि दोबारा इसको यूज़ ना करें। तो 1, 1 यूज़ हो चुका है, 2, 2 यूज़ हो चुका है, 3, 3 यूज़ हो चुका है, 1, 2, 2, 1, 1, 2 यूज़ हो गया है, 2, 1 यूज़ हो गया है। बच्चे कितने, 1, 2, 3, 4। इन 4 ऑर्डर पेयर्स को यूज़ करके मुझे और एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है। तो एक काम करते हैं, चलो इसको पकड़कर हम इसमें डालते हैं। अब बारी बारी से हम पिक करके यहाँ डालेंगे और फिर इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स पुट दिस वैल्यू ओवर हियर, 1, 3 और को। अब तक सब कुछ सही था, लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा डाल दिया। अब मैं पूछूं क्या ये सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक तभी होगा अगर 1, 3 है, तो इसका उल्टा 3, 1 होना चाहिए। क्या 3, 1 है? आई कैन नॉट सी हियर, तो मुझे 3, 1 डालना पड़ेगा।
टू मेक इट सिमेट्रिक। सो 1,3 मैंने डाल दिया, तो मुझे 3,1 भी डालना पड़ेगा, 3,1 टू मेक इट सिमेट्रिक। ठीक है, तो 1,3 हो गया, 3,1 हो गया, सिमेट्रिक है। अब यह सिमेट्रिक हो गया। फिर से अब मैं पूछूं क्या ये ट्रांजिटिव है क्या, क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है, क्या ये ट्रांजिटिव है क्या? तो अब यहाँ देखो बच्चे, ये मान लो a, b है, ये मान लो b, c है, ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है बच्चे, a, b, b, c, तो क्या होना चाहिए a, c, दैट मीन्स 2,3, 2,1 है, 1,3 है, तो 2,3 होना चाहिए। 2,3 है क्या? अरे नहीं है, नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए वी रिक्वायर्ड 2,3, तो ये 2,3 को उठाकर यहाँ डालना पड़ेगा, ये भी चले गया, ट्रांजिटिव बन गया। अब फिर से देखते हैं अभी सिमेट्रिक है या नहीं है। 2,3 है, तो इसका उल्टा 3,2 होना चाहिए। 3,2 है क्या? नहीं है। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए अब इसमें इसका उल्टा 3,2 डालना पड़ेगा, जो लास्ट वाला है। अभी आ गया 3,2, ये फिर से बन गया आपका सिमेट्रिक। अब देखो ये जो R2 रिलेशन बनाया है, इसके अंदर ये A क्रॉस A का सारा एलिमेंट आ गया। तो मैंने बताया था अगर कोई भी रिलेशन अगर आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड A के इक्वल आ जाए, कोई भी रिलेशन अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड A के इक्वल आ जाए, मतलब इफ एनी रिलेशन इज इक्वल टू A क्रॉस A, देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। क्या होता है बच्चे? यूनिवर्सल रिलेशन होता है। और मैंने बताया था कि यूनिवर्सल रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। चेक कर लेना अगले वीडियोस। दी यूनिवर्सल रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन तीनों ही होता है, हैंस दैट रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो सिंस ये R2 रिलेशन A क्रॉस A के इक्वल हो गया, hence it is an universal relation, ये बन गया universal relation, and because the universal relation is reflexive, symmetric and transitive, hence it is an equivalence relation। लिख लेते हैं। तो since universal relation is reflexive, symmetric and transitive, आप देख भी सकते हो करके, देख लेना, हर तीनों को सेटिस्फाई करेगा। and transitive, hence it is an equivalence relation, equivalence relation। ठीक है बच्चे, तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन हुए? एक दिखा दिया मैंने R1, दूसरा दिखा दिया R2, बस यही तो होगा। कोई बोलेगा इससे ज़्यादा नहीं हो सकता क्या? इससे ज़्यादा थोड़ी हो पाएगा, सारा ऑर्डर प्लेस हमने यूज़ कर लिया और कुछ तो बचा ही नहीं है। हेंस देयर आर ओनली 2 इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये A से लेकर A के बीच में कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस होंगे? सिर्फ और सिर्फ 2 होगा बच्चे, यही दिखाना था। क्लियर? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ओके, द लास्ट टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है बच्चे, अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था, कौन कौन सा टाइप ऑफ रिलेशन? एक पढ़ा था आपका वॉइड रिलेशन, फिर पढ़ा था यूनिवर्सल रिलेशन, फिर आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। दिस इज द लास्ट वन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट है, लेकिन समझ में आ जाएगा आपको बच्चे। ठीक है, रिलेशन R ऑन सेट A इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एक R रिलेशन है जो सेट A से सेट A पर डिफाइंड है, तो किसी भी रिलेशन R को बोलेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इफ A, B belongs to R and B, A belongs to R, this implies A equal to B। इसका मतलब क्या? आप ध्यान सुनना। R को बोलेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कब? अगर उस रिलेशन के अंदर अगर A, B ऑर्डर पेयर है और इसका उल्टा B, A ऑर्डर पेयर है, देन दिस implies कि ये A और B इक्वल होगा। क्या मतलब? देखो, अगर ये ऑर्डर पेयर रिलेशन R में है, इसका उल्टा ऑर्डर पेयर भी रिलेशन R में है, तो इसका डायरेक्ट ये मतलब निकलता है कि A इक्वल टू B है। ठीक है, इफ दिस टू ऑर्डर पेयर्स आर इन द रिलेशन एंड इफ दिस इंप्लाइज, अगर ये मतलब निकल रहा है, इफ दिस इंप्लाइज कि अगर ये A एंड A इक्वल टू B है,
देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। या इसको दूसरे लैंग्वेज में आप ऐसा समझ लो कि ए कॉमा बी रिलेशन आर में होगा, बी कॉमा ए भी रिलेशन आर में होगा। कब होगा? जब ए इक्वल टू बी है। मतलब ये दो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर में तभी होगा अगर ए इक्वल टू बी है, देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अभी समझ में आ जाएगा, अभी बताऊंगा तो, ठीक है ना। नोट, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर में है बट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर में नहीं है, देन ऑल्सो आर इज एंटी सिमेट्रिक। ये रिलेशन में है, ये रिलेशन में नहीं है, तब भी ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा। ये देखने की जरूरत नहीं है, ठीक बच्चे। नेक्स्ट, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन में है, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये भी है, लेकिन ए इक्वल टू बी नहीं है, ए इक्वल टू बी नहीं है, इन दैट पर्टिकुलर केस आर इज नॉट एंटी सिमेट्रिक। तो उस केस में एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं, ऐसा समझ में नहीं आएगा, ठीक है बच्चे। देखो कैसे। So let me take an example. I've written everything. Okay. Let R be a relation on set R. ये बड़ा सा R लिखा हुआ है। बड़ा सा R का मतलब it is a set of all the real number. ठीक है। तो यहाँ भी सारे रियल नंबर हैं, यहाँ भी सारे रियल नंबर है, इनके बीच में एक रिलेशन का नाम है R. Defined as R contains A comma B ordered pair such that A is less than or equal to B. R के अंदर वो ऑर्डर पेयर होगा A कॉमा B if the first component is less than or equal to the second component. First component is less than or equal to second component. Check if R is antisymmetric. बताओ क्या ये R antisymmetric है या नहीं है। देखो बच्चे कैसे। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है? A is less than or equal to B लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई भी रिलेशन को हम बोलेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन आपके बोर्ड्स में नहीं है, सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, दिस इज ओनली फॉर एनडी एग्जामिनेशन, ठीक है, और फॉर सम अदर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी है, कोई भी रिलेशन को बोलेंगे एंटी सिमेट्रिक कब? कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन आर में है, बी कॉमा ए भी रिलेशन आर में है, तो फिर ए इक्वल टू बी होगा। या ये दो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर में तभी होगा जब ए इक्वल टू बी होगा, ठीक है बच्चे। तो पहले इसकी ये दो लिख के मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर ए कॉमा बी आर में है, ए कॉमा बी इज एलिमेंट ऑफ आर, तो फिर ये डेफिनेशन, ठीक है। फिर सेकंड वाला देखो, इफ बी कॉमा ए इज एन एलिमेंट ऑफ आर, तो फिर क्या होगा? देखो ए को रिप्लेस किया बी से, बी को रिप्लेस किया ए से, तो यहाँ पे ए रिप्लेस हो जाएगा बी से और ए रिप्लेस हो जाएगा, बी रिप्लेस हो जाएगा ए से, ठीक है। तो यूजिंग 1 and 2, अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, तो क्या इसका ये मतलब है कि ए इक्वल टू बी होगा? इफ ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, बी इज लेस देन और इक्वल टू ए, तो क्या ए इक्वल टू बी होगा? क्या ये पूछा जा रहा है। होगा एंटीसिमेट्रिक, नहीं होगा तो नॉट एंटीसिमेट्रिक। तो इसको समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। सो लेट ए कंटेन्स, लेट ए इज माई 1, बी इज माई 2, मान लो। तो पहले देखो ये हो रहा है क्या? ये दोनों होना चाहिए साथ में, ये दोनों होना चाहिए। तो ए 1 है, बी 2 है, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल सही है। अब देखो इसका उल्टा भी सही है क्या? क्या b इज लेस देन इक्वल टू ये होगा कि नहीं होगा? 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, ये होगा या नहीं होगा? 2 इज लेस देन 1, नो। 2 इज इक्वल टू 1, नो। अरे ये कंडीशन हो रहा है लेकिन ये कंडीशन नहीं हो रहा है। मुझे तो ऐसा कंडीशन बनाना है कि दोनों सही होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ठीक है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो हमने देखा कि अगर मैं ए एंड बी अगर दोनों को अलग अलग ले रहा हूँ, अलग अलग नंबर्स ले रहा हूँ, जैसे 1 and 2, 2 and 3, 5 and 6, कुछ भी ले लो, तो ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई नहीं होगा। तो बोलो सेटिस्फाई कब होगा? अगर मैं इन दोनों को सेम ले लेता हूँ। देखो सेम का मतलब देखो अगर ऐसे ले लेता हूँ, लेट सपोज मैंने ए ले लिया 3 और बी भी ले लिया 3, ठीक है। अब यहाँ रख के देखो, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ 3 रखा, 3 रखा। अब उल्टा करके देखो, उल्टा करो, b को यहाँ लिखो, a को यहाँ लिखो, तो इधर लिखा 3 और इधर लिखा 3। क्या ये ट्रू है? क्या ये भी ट्रू है? हाँ,
मतलब दिस टू कंडीशंस आर गेटिंग साइमल्टेनियसली ट्रू ओनली इफ दिस ए एंड बी आर इक्वल। ठीक है, ये दोनों इक्वल कब होगा, ये दोनों कंडीशन ट्रू कब होगा, जब ये ए एंड बी दोनों इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर ओनली व्हेन ए इज इक्वल टू बी। ये तभी होगा जब ए इक्वल टू बी होगा। दिस इंप्लाइज दिस रिलेशन इज एंटीसिमेट्रिक। ठीक बच्चे, तो नाउ लिखेंगे ए इज लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन इक्वल टू ए इज possible only when a is equal to b। ठीक है, कब होगा बच्चे, जब a और b इक्वल होगा। hence r is anti symmetric relation। r क्या हो जाएगा बच्चे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे। ठीक है, लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, लेट R be a relation on set n। n का मतलब set of all the natural numbers defined as R contains a comma b such that a divides b। Check if R is an anti-symmetric relation। चेक करो क्या ये R एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। ठीक है बच्चे, तो रिलेशन R किस पर डिफाइंड है, सेट n पर डिफाइंड है। यहाँ भी नेचुरल नंबर है, यहाँ भी नेचुरल नंबर है। R के अंदर कौन सा ऑर्डर पेयर होगा, ए कॉमा बी, विद सेटिस्फाई दिस कंडीशन। अगर ये ए बी से डिवाइड हो रहा है, ए बी से डिवाइड कब होगा, ए विल बी डिविजिबल बाय बी ओनली व्हेन द रिमाइंडर इज 0। ठीक है, ए बी से डिवाइड तभी होगा जब उसका रिमाइंडर 0 होगा। जैसे 4 इज डिविजिबल बाय 2, क्यों, बिकॉज जब मैं 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, तो अगर बी से डिवाइड होता है तो फिर ये ए कॉमा बी विल बी एन एलिमेंट ऑफ आर। तो चेक इफ आर इज एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। क्या ये एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है क्या, लेट्स चेक। कंडीशन क्या है, कंडीशन इज ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी बच्चे। ठीक है, तो पहले एंटीसिमेट्रिक रिलेशन क्या बताया था कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। मान लो अगर ए कॉमा बी आर का ऑर्डर पेयर है तो फिर क्या लिखेंगे, ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी, पॉइंट नंबर 1। फिर उल्टा हम क्या लेते थे, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो अगर बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है तो क्या लिखेंगे बच्चे, ए को रिप्लेस कर दो बी से, बी को रिप्लेस कर दो ए से, बी यहां आ जाएगा, ए यहां चल जाएगा, बी डिवाइड से। ठीक है, तो बोल रहा है अगर ए डिवाइड्स बी है, ये दो को ट्रू मान लो, अगर ए डिवाइड्स बी है एंड बी डिवाइड्स ए है तो क्या ए इक्वल टू बी होगा, क्या ए इक्वल टू बी होगा क्या। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं तो क्या ए और बी इक्वल होना चाहिए क्या। इसको फिर से एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, लेट सपोज मैंने ए ले लिया 4 और बी ले लिया 2। यहां रखो, देखो ये ट्रू हो रहा है क्या, तो ए 4 रखो, बी 2 रखो, तो 4 डिवाइड्स 2, ट्रू और फॉल्स। ए डिवाइड्स, अच्छा लिखा है, ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी मतलब बी को ए डिवाइड करेगा। ठीक है ना, बी को अगर ए डिवाइड करेगा तभी ए कॉमा बी ऑर्डर पे होगा। मैंने उल्टा बोल दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो देखो मैंने क्या लिखा, ए 4 ले लिया और बी 2 ले लिया, तो क्या 4 डिवाइड्स 2 होगा। एक काम करते हैं, उल्टा ले लेते हैं, क्योंकि मैंने उल्टा ले लिया, ए 2 ले लेते हैं और बी 4 ले लेते हैं। तो ए की जगह 2 रखो और बी की जगह 4 रखो, तो 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 4, ट्रू और फॉल्स। तो क्या 4 को डिवाइड करता है, हाँ बिल्कुल करता है। ठीक है, अब उल्टा यहां रख के देखो, बी यहां रखेंगे, ए यहां रखेंगे, तो 4 डिवाइड्स 2, 4 डिवाइड्स 2, ये होता है या नहीं होता है। 4 क्या 2 को डिवाइड करेगा, नहीं,
क्योंकि 2 को अगर 4 डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 नहीं आता है, ठीक है ना। जब हम 2 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है क्या, 0 नहीं आता, 2 आता है। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये वाला पॉसिबल है लेकिन ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये दोनों नंबर में अलग अलग ले रहा हूँ, सो दिस कंडीशन इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड, मतलब ये दो साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, अगर ये ट्रू है तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा। तो मुझे तो ऐसा करना है कि दोनों ही ट्रू हो, ये भी ट्रू हो जाए, ये भी ट्रू हो जाए। वो कब होगा, जब मैं ये दोनों नंबर सेम लूंगा। देखो कैसे, लेट्स सपोज a इज माई 3 एंड b इज माई 3। इन दोनों नंबर को यहां रखो, तो यहां क्या होगा, 3 डिवाइड 3। क्या 3 को डिवाइड करता है, एब्सोल्युटली। फिर उल्टा रखो यहां पर, 3 डिवाइड 3, यहां रखो, यहां 3 हो जाएगा, यहां 3 होगा। क्या 3 डिवाइड 3, यस। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो रहा है। कब सेटिस्फाई हो रहा है, जब मैंने इन दोनों नंबर को सेम ले लिया। तो इसका मतलब फिर से भाई, अगर a, b बिलोंग्स टू r है, b, a बिलोंग्स टू r है, तो दिस इंप्लाइज a इक्वल टू b, हेंस दिस रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो लिखेंगे सिंस a, b बिलोंग्स टू r एंड b, a बिलोंग्स टू r, कब, जब a इक्वल टू b होगा। हेंस r is an anti symmetric रिलेशन। तो R क्या हो जाएगा बच्चे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो बच्चे आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या मैंने बोला। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।